रॉय और ग्लेन गाड़ी से छतरी लेकर निकले। वो दोनों बोलोनी कार पाउंड में थे। घंटी बजाने के कुछ देर बाद दरवाज़ा खुल गया। मोटे आदमी की उम्र 30 साल के करीब थी। एक हाथ में आधा खाया हुआ सैंडविच था। उन दोनों ने अपना तारुफ कराया। सब ट्रांजिट वैन, मोटे ने कहा। ग्लेन ने इस बात में सर हिलाया। मोटे ने एक तरफ इशारा किया और चल पड़ा। वो दोनों इसके पीछे चल पड़े। वो गोदाम नुमा एक बड़े से हाल में पहुंचे। वो जगह काठ कबाड़ और गाड़ियों के मलबे से भरी हुई थी। गोदाम मुकफ्फिल रहता था। क्रैश इन्वेस्टिगेशन यूनिट और क्राइम सीन इन्वेस्टिगेटर वहां आते जाते रहते थे। मोटा आदमी इन दोनों की मतलूबा सोख्ता पिचकी हुई सब्ज रंग की वैन तक ले आया। वैन की छत का एक हिस्सा काट दिया गया था। मोटे आदमी ने इशारा किया। रॉय और ग्लेन कुछ देर तक आलम खामोशी में डैमेज कार को तकते रहे। हालत बता रही थी कि वैन एक खौफनाक तसादुम से दो चार हुई थी। दोनों ने बर्बाद वैन का चक्कर लगाया। रॉय ने देखा कि वैन के बैरूनी पेंट और निचले हिस्सों पर जगह जगह सूखी हुई गीली मिट्टी के निशानात थे। इसने ड्राइवर साइड का टूटा फूटा दरवाज़ा खोला। सड़े हुए खून का बबका कुव्वत शामा से टकराया। इसने शीट हटाई और बू मजीद तेज हो गई। जगह जगह खून के निशानात थे। मुतअद्दिद मकाम पर लहू खुश्क हो गया था। रॉय ने शीट बराबर कर दी और अंदर चला गया। फ्लोर तोड़कर इंजन के हिस्से अंदर आ गए। रॉय ने आगे होकर हाथ बढ़ाया और ग्लव कंपार्टमेंट खोल लिया। इसने पार्किंग वाउचर्स और फ्यूल की रसीदें निकालकर ग्लेन के हवाले की। कटी हुई छत के नीचे से झुककर वो वैन के पीछे हिस्से में आ गया। इसकी नज़र एक जैकेट पर गई। यकीनन हादसे के वक्त जैकेट बदन पर नहीं थी। रॉय ने जेबों की तलाशी ली। सिगरेट का पैकेट, लाइट और एक टिकट बरामद हुआ। टिकट पर ब्राइटन की एक ड्राई क्लीन शॉप का पता मौजूद था। ये तीनों चीज़ें ग्लेन ने महफूज कर ली। अच्छी तरह जायजा लेने के बाद रॉय बाहर आ गया। गाड़ी किसकी मलकियत थी? इसने सवाल किया। होलीहॉर्न ब्राइटन। वैन में मारे जाने वाला एक लड़का वहीं काम करता था। होलीहॉर्न इसके अंकल की फर्म है। मैंने कल होलीहॉर्न का इंटरव्यू लिया था। वो हादसा अपसेट था। बयान के मुताबिक इसका भतीजा अच्छा मेहनती कारकुन है और अंकल ने वैन ले जाने की इजाज़त दे दी। ग्लेन ने नफ़ी में गर्दन हिलाई। अंकल का कहना था यह मामूल के खिलाफ और गैर मुतवक्की हरकत थी। भतीजे का नाम रॉबर्ट है। इसे वैन इनके हवाले नहीं करनी चाहिए थी। राय ने सोचने के बाद सवाल किया। आमतौर पर वैन किस काम के लिए इस्तेमाल होती है? अस्पताल, क्लिनिक, ओल्ड होम्स, मरीजों और लाशों को ले जाने के लिए, ग्लेन ने जवाब दिया। 10 मिनट बाद दोनों एक मैखाने की कॉर्नर टेबल पर ब्रांचमान थे। मैखाना तकरीबन सुनसान था। खाने पीने का आर्डर देकर दोनों बातों में लग गए। जरा सी देर गुजरी कि ग्लेन के मोबाइल ने दोनों को महर बिलब कर दिया। ग्लेन ने मोबाइल निकाला और बातें करने लगा। बात खत्म करके उसने टेबल पर फ़ोन रख दिया और राय की जानिब निगाह दौड़ाई। माइकल का वोडाफोन लॉग आ गया है, अगर तुम्हारे पास वक्त हो तो। राय ने लम्हा भर तवक्कुफ किया, फिर अपने ब्लैकबेरी में डायरी चेक की और साथ जाने की हामी भर ली। ब्राइटन पुलिस स्टेशन की पार्किंग में कार छोड़कर वो चौथे फ्लोर पर इस कमरे में आए जो गुमशुदा माइकल हैरिसन के लिए मुख्तस था। वहाँ 6 अदद डेस्क नजर आ रही थी। हर एक पर कंप्यूटर टर्मिनल मौजूद था। 2 प्रिंग निकोल और बेलामोय मसरूफ़ कार थे। एक तरफ एजल पर फ्लिप चार्ट दिखाई दे रहा था। दीवार पर सादा वाइट बोर्ड आवेजा था जिसके पहलू में 6 का बड़ा सा नक्शा था। नक्शे पर रंगीन पिनों के जरिए एक डिज़ाइन बनाया गया था। वो दोनों डिटेक्टिव बेला की डेस्क पर रुक गए। बेला ने डेस्क पर मौजूद कागजात की जानिब इशारा किया। यहाँ माइकल के वोडाफोन का लॉग रिकॉर्ड मौजूद है, मंगल की सुबह से लेकर आज 9 बजे तक। बाकी चारों मरने वालों के लॉग भी मौजूद हैं। बेला ने कंप्यूटर स्क्रीन पर मौजूद नक्शे की तरफ इशारा किया। मैंने मोबाइल नेटवर्क के तमाम टावर्स की प्लांटिंग की है। 5 दोस्त ऑरेंज, वोडाफोन और टी मोबाइल इस्तेमाल करते थे। ऑरेंज और टी मोबाइल की फ्रिक्वेंसी वोडाफोन के मुकाबले में हाई है। माइकल के पास वोडाफोन है। इसके फ़ोन से सिग्नल जिस टावर से आया था वो A22 कॉपिंग फोर्ट पार्क से है, लेकिन मेरी तहकीक के मुताबिक हम यकीन से नहीं कह सकते कि माइकल यहीं कहीं आसपास है या था, क्योंकि जब नेटवर्क बिजी होता है वो सिग्नल को दूसरे करीब 3 टावर पर भेज देता है अगर गुंजाइश हो तो। राय सोच रहा था कि नौजवान बेला ने काफ़ी काम किया है। इसने सवाल किया, 2 टावर्स के दरमियान कितना फासला होता है? शहर में तकरीबन 500 मीटर। इसके बरक्स ये फासला गाँव में मीलों पर मुश्तमिल होता है। मतलब मुल्क में शहरों से बाहर राय फ़ोन कंपनीज के तरीक़ाकार से आगा था। फ़ोन इस्तेमाल करने वाले की हरकत की प्लांटिंग आसान थी, लेकिन ये आसानी शहरों की हद तक थी। बेला उठकर 6 के नक्शे के करीब आ गई। ब्राइटन मरकज़ में इसने नीले रंग की पिन की तरफ इशारा किया। मैंने माइकल हैरिसन के फ़ोन को नीली पिनों के जरिए उजागर किया है। बाकी 4 के मुख्तलिफ रंग हैं। 5 पिन्स 7 से 9 तक साथ साथ रही हैं। इस रूट पर कई शराब खाने हैं, लेकिन यहाँ पर सूरत हाल बदल जाती है। बेला ने निशानदेही की। यह लोकेशन ब्राइटन से 15 मील शुमाल की तरफ है, जहाँ 5 में से एक सिग्नल गायब हो जाता है। मतलब इनमें से एक जुदा हो गया। राय ने कहा, हाँ तो माइकल का मोबाइल फ़ोन बंद हो गया या फिर सिग्नल के इलाके से बाहर आ गया, वो मर चुका है या फिर चालाकी से गायब होने का ड्रामा किया है। हर एक से रब्ता करो जो माइकल को जानता है, राय ने हिदायत दी। बेला की डेस्क का फ़ोन बज उठा। इसने कॉल वसूल की। खास बात थी, बेला के तासुरात तेज़ी से बदले थे। बात करते हुए इसने नाम और नंबर लिख ली। राय ने नाम पढ़ा, होलीहॉर्न। बेला ने शुक्रिया के साथ फ़ोन बंद कर दिया।
फ़ोन रखकर इसने रॉय और ग्लेन की तरफ देखा और कहा, रॉबर्ट हॉलीहान इसका भतीजा इसके फर्म में काम करता है। फर्म के काम की नौयत ऐसी है कि वहाँ ताबूतों की मौजूदगी एक आम सी बात है। इन्हें अभी पता चला है कि एक अदद ताबूत नदारत है। ताबूत गायब है। ग्लेन ने बड़बड़ाया। रॉय खामोश था। वो सोच रहा था कि इनका वास्ता एक बीमार जहन वाले प्रैंक से पड़ने वाला है। दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। क्या उन्होंने माइकल को ताबूत में डालकर दफन कर दिया है जिंदा हालत में? ग्लेन बोला, ताबूत गायब है या उन्होंने गलती से कहीं रख दिया है? रॉय ने तस्दीक के लिए सवाल किया। वो चाबियाँ नहीं, एक ताबूत है। बेला ने जवाब दिया। और ताबूत महंगा है, लेकिन इसके बॉटम में नुक्स है। निकोल पहली दफ़ा बोला, ताबूत में कितनी देर जिंदा रहा जा सकता है? चंद घंटे या एक दिन। ये इस बात पर मुनहसर है कि हवा और ग़िज़ा मुयस्सर हो। रॉय ने कहा, हवा के बगैर हद से हद एक दिन, लेकिन अब 3 दिन गुजर गए हैं। ग्लेन ने आंखें फाड़ी। हमें ये फ़र्ज़ करना पड़ेगा कि ये एक प्रैंक था, तो लाजमी इसके दोस्तों ने हवा की सप्लाई का बंदोबस्त किया होगा। रॉय ने हिया लड़ाई की। अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो फिर समझ लो कि हम एक लाश की तलाश में सरगर्दा है। तुमने यकीनन इसके बिजनेस पार्टनर मार्क से बात कर ली होगी। रॉय ने निकोल की तरफ देखा। पार्टनर के अलावा मार्क इसका बेहतरीन दोस्त है। निकोल बोला, मार्क का कहना है कि इससे भी स्टेगनाइट पर मौजूद होना था, ताहम परवाज में ताहीर के बाद वो नहीं पहुंच सका। वो लाइल्म है कि हुआ क्या था। रॉय ने घड़ी देखी। किसी ने तमाम बेगमात और गर्लफ्रेंड्स से तफ्तीश की है। बेला ने कहा, सिर्फ जोई ने रद्द-ए-अमल पेश किया। वो मुश्तिल है। इसके बयान के मुताबिक माइकल हमेशा अनोखे प्रैंक किया करता था। इसे यकीन है कि माइकल के दोस्तों ने इंतकाम का मंसूबा बनाया, लेकिन वो मर्डर थ्योरी को नहीं मानती, जबकि मार्क सबसे करीब और बेहतरीन लिंक है और वो नहीं जानता। ये बात हजम नहीं होती। रॉय ने कहा, मार्क को झूठ बोलने की क्या जरूरत है? निकोल ने सवाल किया। रॉय खामोश हुआ था। ग्लेन ने राय दी, छानने के लिए इलाका बड़ा है, जंगलात भी हैं। इसने नक्शे पर नजर डाली। 100-125 अफराद की जरूरत पड़ेगी। नहीं, हम इलाके को महदूद करेंगे, रॉय ने कहा और बेला के डेस्क से एक मार्कर उठाया और नक्शे के मखसूस मकामात पर एक नीला दायरा बनाया और निकोल की तरफ मुतवज्जह हुआ। निक, इस दायरे के अंदर मौजूद हर एक मैखाने की फहरिस्त तैयार कर लो। जिस रूट पर हादसा हुआ हम वहाँ से पीछे की तरफ जाएंगे। अब रॉय ने ग्लेन को देखा। वैन में मरने वालों के फोटो तुम्हारे पास होंगे? दर्जनों, ग्लेन ने जवाब दिया। गुड, मैं और ग्लेन निस चराब भानु को कवर करेंगे, बाकी निस पर तुम जाओगे, रॉय ने निक से कहा। 1 घंटे बाद ग्लेन शहर से बाहर कदर सुनसान इलाके में मौजूद किंग्स हेड नामी मैखाने में दाखिल हो रहा था। रॉय हमरा था। साइन बोर्ड पर मालिकान का नाम लिखा था, जॉन एंड मार्गरेट होब्स। अंदर भी कम अफराद मौजूद थे। काउंटर पर सुर्ख चेहरे वाला आदमी मौजूद था। यस जेंटलमैन, ग्लेन ने अपना कार्ड दिखाया। मिस्टर होब्स से मिलना है। आप मिल रहे हो? इसने दांत निकाले। इनको आपने देखा होगा। ग्लेन ने फोटो आगे की। ये लोग मंगल की रात यहाँ आए थे। होबस ने एक एक करके 5 फोटोज देखे और इनकार में सर हिलाया। मैंने इनको भी नहीं देखा। मंगल की रात तुम यहाँ थे? रॉय ने इसे देखा। हफ्ते में 7 दिन मैं यहाँ होता हूँ। चंद मजीद जुमलों का तबादला हुआ और फिर वो वहाँ से निकल गए। टार्च की रोशनी बदम होते होते नाबूद हो गई। माइकल ने सर उठा रखा था। पानी इसके रुखसारों को छू रहा था। वो दहशत और नाउमीदी से लड़ रहा था। सर्दी अलग तंग कर रही थी। बहुत को टूटने से बचा रहा था। नामुमकिन ख्यालात की यलगार को धकेल रहा था। एक हाथ से इसने वाकी टाकी को बिगने से बचा रखा था। डेवी के जरिए इसे हाथ से कायल हो गया। वो यकीन करने के लिए मजबूर था कि वो चारों अब दुनिया में नहीं रहे। यही वजह थी कि कोई इसे वापस निकालने नहीं आया था। लेकिन मार्क को मनसूबाबंदी का इल्म था और वो इसका बेहतरीन आदमी था। खुदाया वो किधर है? वो पुलिस के साथ इसे ढूंढ रहा होगा या नहीं? जुम्मा की दोपहर थी। ऐशले क्या कर रही थी? क्या शादी का प्रोग्राम जूंगा तू है? दफादन वाकी टाकी एक बार फिर से बेदार हुई। डूबती उम्मीद की नाव ने डोलना शुरू कर दिया। तुमने क्या कहा कि मैं टीवी स्टार बन सकता हूँ? डेवी, हाँ मेरी बात सुनी? हाँ मैंने कहा। तुम्हारी यादाश्त अच्छी है। माइकल ने हौसला अफजाई की। क्या एक्सीडेंट में मार्क वान नहीं था? ये नाम तो मुझे मालूम नहीं। डेवी ने कहा, तुम्हें याद होगा कि हादसा कब हुआ? A26 क्रॉसबोर्ड के जुनूब में 2.4 मील। डेवी ने माकूल जवाब दिया। माइकल के दिमाग में उम्मीद की किरण चमकी। मतलब वो हादसे के मकाम से ज़्यादा दूर नहीं गए थे। डेवी, क्या तुम ड्राइव कर लेते हो? ड्राइव से क्या मुराद है? माइकल का दिल चाहा कि सर कफन से टकरा दे। इसने आंखें बंद कर ली। डेवी, मैं तुमको एक नंबर बताता हूँ, क्या तुम नंबर मेरे मतलूबा शख्स को दे दोगे? एक मसला है। कैसा मसला? माइकल ने दांत पीसे। फ़ोन मेरे डैडी के कमरे में है और अगर उनको पता चल गया कि वाकी टाकी मेरे पास है तो वो शदीद गुस्से में आ जाएंगे। इसने जवाब पेश किया। डेवी, क्या डैडी गुस्से से आगे नहीं जाएंगे अगर इन्हें पता चला कि तुम एक ज़िंदगी बचा सकते हो और बजाय इसके कि तुमने इसे मरने के लिए छोड़ दिया? सिर्फ तुम दुनिया के वाहिद लड़के हो जो जानते हो मैं कहाँ और किस हाल में हूँ। गंदा कीचड़दार बदबूदार पानी माइकल के मुंह तक आ गया। पानी थूक कर इसने हत्तुल इम्कान सर ऊपर करके ताबूत के छत से लगा लिया। जिस्म का अंग दुख रहा था। दिमाग चकरा रहा था। डेवी, मैं मर रहा हूँ, मेरी मदद करो। क्या तुम हीरो नहीं बनना चाहते? मुझे जाना है, डैडी बाहर है। वो बोला। माइकल फट पड़ा। नहीं नहीं, तुम्हें हर सूरत मेरी मदद करनी चाहिए। खामोशी का वक्फा आया। माइकल ने सोचा कि चीख पुकार करके वो गलती कर बैठा है। लड़का जहनी तौर पर नॉर्मल नहीं लगता। डेवी, इसने नरमी से कहा। मैं सुन रहा हूँ। मान इसकी आवाज़ में तब्दीली नजर आई। डेवी, मैं एक नंबर देता हूँ, तुम इसे लिख लो और एक कॉल करके बताओ कि ये इमरजेंसी है। माइकल ने नंबर दिया। डेवी ने कहा कि वो कॉल करके बताता है। 5 असाब शिकन मिनट गुजर गए। माइकल का दिल उम्मीद की कैफियत में डूबता फिर उभरता रहा। फिर डेवी की आवाज़ आई। माइकल, जवाब में मुझे वॉइस मेल सुनाई दी है। माइकल का जिस्म अकड़ गया।
तुमने मैसेज छोड़ दिया है? इसने सवाल किया। नहीं, तुमने ऐसा करने के लिए नहीं कहा था। वो दोनों ओकफील्ड में फ्रेड थे। काउंटर पर मौजूद खातून बगौर तस्वीर का जायजा ले रही थी। हाँ, ये पांचों यहाँ आए थे, मुझे सोचने दो। तकरीबन 8 बजे मंगल के रोज़। खातून की यादाश्त अच्छी थी। इसने कई बातों का जिक्र किया और माइकल के फोटो पर उंगली रखकर बताया कि हफ्ता के रोज़ इसकी शादी होने वाली थी। कुछ देर उन्होंने मजीद गुफ्तगू की, लेकिन मजीद कोई नतीजा हेज क्लू हासिल करने में नाकाम रहे। इतना भी हौसला अफजा था कि वहाँ से निकलकर वो कार में बैठे और बेला और निक से रब्ता कायम किया। इन दोनों ने कोई काबिल जिक्र बात नहीं बताई। 2 शराब खाने रह गए थे जहाँ इन्हें अभी विजिट करना था। ग्लेन ने अपनी कार गुजारी गोश्त गुजार कर दी। बात खत्म करके वो कुछ देर खामोश बैठे रहे। फिर ग्लेन ने कार स्टार्ट की। उन्होंने 3 में खाने में मजीद को चेक करना था। तीनों मकामात से वो किसी किस्म की कामयाबी हासिल न कर सके। बेला और निक को एक मेहाना से शनाख्त मिल गई। इत्तला के मुताबिक पांचों नशे में थे और 8:30 बजे मज़कूरा में खाने से निकल गए थे। वह जगह 5 मील दूर थी। इत्तला ने रॉय को मायूस किया। अंदाजे के मुताबिक वो मकाम माइकल से काफ़ी दूर महसूस हो रहा था। रॉय ने फैसला किया कि माइकल के पार्टनर से बात की जाए। क्या जादूगरनी से मदद न ली जाए? अचानक ग्लेन ने इस्तफसार किया। रॉय ने हैरत से देखा। क्या तुम भी यकीन रखते हो इस किस्म के ज़राए पर? पता नहीं, लेकिन मैं बेकरार हो चला हूँ। ग्लेन ने इतराफ़ किया। वक्त तेज़ी से निकलता जा रहा है। रॉय ने घड़ी देखी। दिन की रोशनी 4 घंटे बाद खत्म हो जाती है, जबकि जंगल के 50 मुरब्बा मील इलाके को कंगालना बाकी है। पहले ही कोर्ट में वकील और जज और बाद राय की बास ने इस किस्म के हालात और ज़राए इस्तेमाल करने पर राय की जर्जनिश की थी। ताहम सूरत हाल नाजुक थी। इससे न सिर्फ रॉनी फ्रेम की सलाहियत पर भरोसा था, बल्कि हालात का तकाजा था कि रॉनी को ट्राई करना चाहिए। ठीक है, राय ने फैसला सुनाया, लेकिन पहले एशले हार्पर से मिलना पड़ेगा। एशले का घर होव में रेलवे लाइन के करीब था। ये एक छोटा सा लेकिन नफीस घर था। टेरिस विक्टोरियन तर्ज की थी। सिल्वर ऑडी बाहर खड़ी थी। उन्होंने 11 नंबर की बेल बजाई। दरवाज़ा खुलने पर जलपरी का दीदार हुआ। ग्लेन को देखकर हसीन तर चेहरे पर हिजियाना मुस्कुराहट नमूदार हुई। हेलो एशले, ग्लेन ने कहा। यह मेरा साथी है। इसने रॉय की तरफ इशारा किया। एशले ने इन्हें अंदर आने के लिए कहा और सवाल किया। कोई खबर मिली? अंदरूनी हिस्सा भी नफासत और आराइश का मजहर था। बैठने के बाद ग्लेन ने पानी और रॉय ने ब्लैक कॉफ़ी को तरजीह दी। मंगल के रोज़ एश टाउन में फॉरेस्ट के 3 शराब खानों में वो पहुंच चुके थे। तस्दीक हो गई है। इसके अलावा कुछ पता नहीं चला सिवाय इसके कि वो नशे में थे। ग्लेन ने बताया। माइकल नशा नहीं करता। एशले ने कहा। इसने सुर्ख वाइन का बड़ा गिलास दोनों हाथों से पकड़ा हुआ था। राय ने सुर्ख वाइन को देखते ही सवाल किया। माइकल के बारे में कुछ बताओ। तुम दोनों की मुलाकात कैसे हुई? वो मुस्कुराई और आराम से कहा। मैं इंटरव्यू के लिए माइकल और इनके पार्टनर की फर्म तक गई थी। मार्क वार्न। एशले की आंखों में इंतहाई मोहूम अश्क चाहट उभरी, लेकिन राय की तेज़ निगाहों से वो तासुर छुप न सका। हाँ, एशले ने जवाब दिया। इससे पहले कहाँ काम करती थी? मैं रियल एस्टेट में थी, टोरंटो, कनाडा। जब मुझे यहाँ जॉब मिली तो मैं इंग्लैंड मुंतकिल हो गई। टोरंटो में कौन सी फर्म? तुम जा चुके हो वहाँ? एशले ने सवाल किया। सवाल में हैरत का आंसर शामिल था। हाँ, 10 साल पुरानी बात है, राय ने कहा। राइट, ये बे ग्रुप की छोटी सी फर्म थी। राय ने सर हिलाया। माइकल और मार्क ने तुम्हें हायर कर लिया? हाँ, गुज़श्ता नवंबर की बात है। अच्छी जॉब और अच्छी तनख्वाह थी और सीखने के मौके भी थे। माफ़ करना, एक ज़ाती सवाल कर रहा हूँ। तुम और माइकल शादी मतलब है? इब्तदाई चंद महीनों में हम एक दूसरे के करीब आ गए थे। वो बोलते बोलते रुकी, लेकिन हमने इस कुर्बत को ओपन नहीं किया। माइकल के ख्याल में मार्क इस बात को पसंद नहीं करता। क्या मार्क को पता चल गया था? हाँ, एक रोज़ वो गैर मुतवक्के तौर पर हम दोनों की मौजूदगी में ऑफिस आ गया। राय ने 1-2 सवाल मजीद किए, फिर मान बोल उठा। क्या तुम्हारे इल्म में था कि इन दोनों ने एक बिजनेस अकाउंट ऑफशोर खोला हुआ है? एशले की आंखों की पुतलियां ग्लेन की तरफ मुड़कर वापस आई। नहीं, मैं नहीं जानती। क्या माइकल ने कभी इस बारे में तुमसे जिक्र किया है? राय ने सवाल किया। एशले के चेहरे पर अचानक ही गुस्सा नमदार हुआ, जिसने राय को भी हैरत ज़दा कर दिया। ये सब क्या है? पूछी। तुम लोगों का ताल्लुक पुलिस से है या इनलैंड रेवेन्यू से? अगर तुम चाहती हो कि हम तुम्हारे मंगेतर को ढूंढ निकालें तो तुम्हें हमारी मदद करनी चाहिए। हर बात बताओ जो तुम्हारे नज़दीक कतई गैर मुतल्लिक है, शायद वही हमारे काम आ जाए। तुम्हारे मंगेतर ने स्टैग नाइट के प्रोग्राम के बारे में तुम्हें कुछ नहीं बताया था। एशले ने नफ़ी में सर हिलाया। बस इतना कि वो बाहर ड्रिंक के लिए जा रहे हैं। शादी का वक्त सर पर है, अगर वो कल भी ना आया तो तुम क्या करोगे? ग्लेन ने सवाल किया। एशले की आंखों से आंसू बह निकले। मैं कुछ नहीं जानती, प्लीज़ इसे तलाश करो। मैं इसे बहुत चाहती हूँ। ये सब मेरे लिए नाकाबिल बर्दाश्त होगा। तुम दोनों का हनीमून के लिए कहाँ जाने का प्रोग्राम था? राय ने सवाल किया। मालदीव, एशले ने जवाब दिया। माइकल को वाटर बोट्स और स्कूबा डाइविंग से इश्क था। ऐसे अफराद के लिए मालदीव जन्नत की मानद है। आज रात तक कोई नतीजा बरामद ना हुआ तो हम पुलिस के 100 बेहतरीन अफराद वसी इलाके में छानने पर लगा देंगे। हमारी मुहिम इस जगह के अतराफ में होगी जहाँ माइकल को आखिरी बार देखा गया, लेकिन हम कैमियन आइलैंड को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। राय ने कहा। वो कड़वे अंदाज में गोया हुई। वाज़ेह हो गया है कि तगदो अकाउंट के लिए है, ना माइकल को ढूंढने के लिए। नहीं, राय ने नरमी से कहा। माइकल तक पहुंचने के लिए हम कोई कसर उठा ना रखेंगे। असल टारगेट माइकल ही है। ठीक है, शुरू करो। एशली ने गौर से राय की तरफ देखा। तुम वही हो ना जिसका जिक्र आक्स और डेली मेल में होता है? क्या तुम गैर रवायती तरीके भी इस्तेमाल करते हो? हाँ, राय ने इतराफ़ किया। मावराए हिस्स सलाहियतों पर भी मैं यकीन रखता हूँ। क्या तुम मुझे मिलवाओगे? एशले ने सवाल किया। राय ने एक नज़र ग्लेन पर डाली और कहा, हाँ मिलवा दूंगा, लेकिन इस वक्त मुझे कुछ और चाहिए। क्या तुम्हारे पास कोई ऐसी शय है जो माइकल के ज़ेर इस्तेमाल रही हो? राय ने कहा, मसलन अंगूठी, घड़ी या कपड़े। हाँ, कुछ ना कुछ मिल सकता है, एशले ने जवाब दिया।
दोनों वहाँ से निकले तो एक ब्रेसलेट राय की तहवील में था। अगर इसने प्रेस को बता दिया, ग्लेन ने हर्षा जाहिर किया, तुमने मुझसे मदद तलब की है, मुझे काम करने दो, तुम्हारा अंदाज़ा क्या है? इसने जितना बताया है वो इससे ज़्यादा जानती है, राय ने जवाब दिया। 20 मिनट बाद वो कैंप टाउन में थे। वॉन एलन चंद मॉडर्न बिल्डिंग्स में से एक थी। 407 नंबर अपार्टमेंट पर हाई सिक्योरिटी पैनल मौजूद था। बेल दबाने पर वक्फे के साथ हेलो कहा गया। मार्क वान, ग्लेन ने सवाल किया, यस कौन है? पुलिस, माइकल के बारे में चंद बातें करनी है, आ जाओ। अजीब इत्तेफाक है, कल रात मैं पोकर गेम के लिए इसी इमारत में था। राय ने कहा, क्रिस क्रोक दूसरे ब्लॉक में रहता है। दोनों 407 में दाखिल हुए। जेंटलमैन अंदर आइए, मार्क ने इस्तकबाल किया। राय ने महसूस किया कि वो मार्क को कहीं देख चुका है। हफीफ सी सनाशाई का इदराक हुआ। ग्लेन ने वारंट कार्ड दिखाया, लेकिन मार्क ने कार्ड की तरफ देखने की जहमत गवारा नहीं की। वो हॉलवे से गुजरकर लिविंग एरिया में आया। वहाँ एल शेप में 2 सुर्ख सोफे पड़े हुए थे। एक टेबल किचन और एक डाइनिंग एरिया में था। राय ने नोट किया कि वहाँ का स्टाइल एशले के लिविंग एरिया से मुमासलत रखता था। फ़र्क यह था कि यहाँ मार्क ने ज़्यादा रकम खर्च की थी। क्लासिक तजदीदी आर्ट के नमूने दीवारों पर मौजूद थे। फ्लैट स्क्रीन टीवी मौजूद था। खिड़की समंदर की तरफ खुल रही थी, जिसके जरिए पैलेस पाइपर का शानदार मुजाहरा देखा जा सकता था। क्या पीना पसंद करेंगे? मार्क ने खुजली इसका। इसके रवैये में बेचैनी का महीन पर्दा था। राय के लिए ये कोई अनोखी और पोशीदा रहने वाली बात नहीं थी। तबाहकुन हादसे में बचने वाला वो वाइचस था। माइकल गायब था। ऐसी सूरत हाल में अगर वो मासूम भी होता तब भी पुरसुकून रहना महाल था। नहीं, कुछ नहीं, शुक्रिया। ग्लेन ने शाइस्तगी से ड्रिंक की पेशकश मुस्तरद कर दी। हम ज़्यादा वक्त नहीं लेंगे, चंद सवालात हैं। माइकल की कोई खबर है? मार्क बोला। राय ने अब तक की कार्रवाई के बारे में बताया, साथ ही गुमशुदा ताबूत का जिक्र भी कर दिया। यकीन करना मुश्किल है कि उन्होंने प्रोग्राम में ताबूत भी शामिल किया है। तुम्हारे इल्म में होना चाहिए कि तुम माइकल के बहुत करीब थे। स्टैग नाइट के लिए तुमने इसके लिए बेहतरीन मनसूबा बनाने में अपना किरदार अदा किया होगा। राय ने लगी लिपटी लगाए बगैर कह दिया। माँ की आवाज़ की रवानी मुतासिर हुई। मैंने नेट पर तफसीलात देखी थी। वो बोला, यानी तुम प्लान में किसी तरह मुलविस नहीं थे? नहीं, मेरा मतलब है हमने डिस्कस किया था और किसी अनोखे और बेहतरीन मनसूबा की तलाश में थे, मार्क ने जवाब दिया, ताकि माइकल के माजी में किए गए अमली मजाक का हिसाब बराबर किया जा सके। हाँ, कुछ ऐसा ही था, लेकिन ताबूत की बात नहीं हुई थी। कतई नहीं, मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता। मार्क, तुम इसके लिए बेहतरीन आदमी हो और लाइल्मी का इजहार कर रहे हो। मेरे लिए ये अमर नाकाबिल कबूल है। सॉरी, राय ने कहा और फौरन ही मार्क के चेहरे पर गुस्से का रंग आ गया। तुम मुझसे झूठ बोलने का इल्जाम लगा रहे हो। जेंटलमैन, मीटिंग इज ओवर, मुझे अपने लायर से बात करनी है। मार्क ने गोया मजीद बात करने से इनकार कर दिया। बिजनेस पार्टनर को ढूंढना ज़्यादा अहम है या लायर से मुलाकात करना जरूरी है? अजीब बात है, राय ने तनज़ किया, जबकि कल इसकी शादी भी है। राय बगौर मार्क के बोलते तासुरात का जायजा ले रहा था। वाक़तन इसे याद आ गया कि इसने इस आदमी को कहाँ देखा था। मिस्टर वांग, तुम कौन सी गाड़ी ड्राइव करते हो? BMW X5, मार्क ने उलझन से कहा। राय ने इस बात में सर हिला दिया, बोला कुछ नहीं, इसका दिमाग घूम रहा था।